आप जनता की बात करते हैं, लेकिन रिंकू शर्मा के घर पे प्रियंका जी राहुल जी नहीं जाते हैं। टिहरी बॉर्डर पर प्रियंका जी राहुल जी नहीं जाते हैं। ऐसा भेदभाव क्यों होता है राजनीति में? हमारे मालिक ने नए दर्द का ईजाद किया है जी अपनी मनमानी चलाकर हम मजलूमों को बर्बाद किया है जी और सारे शहर में खुद आग लगाकर पानी बांटता है। जी। देखो इस मदारी वाले ने हमसे क्या अच्छा मजाक किया है। चलिए, इसी पर मैं राहत इंदौरी जी की दो पंक्तियां पढ़ना चाहूँगा कि जहाँ से गुजरो धुआं उड़ा दो, जहाँ भी ठहरो बवाल कर दो, तुम्हें सियासत ने ये हक दिया है कि हरी जमीनों को लाल कर दो। वकील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, अपील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। तो ये खाली आपकी मनमानी कैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप इसे कह सकते हैं? हो सकता है हमारी इंटरव्यू देखने के बाद से हमारे ऊपर भी मुकदमा लगा दिया जाए। नहीं, आपके ऊपर मुकदमा लगे या हमारे ऊपर मुकदमा लगे, मुकदमों से डरकर राजनीति नहीं होती है, या पत्रकारिता मुकदमों से डर करके नहीं होती है। मनचाहा बोलना है तो अनचाहा सुनने के लिए आप तैयार रहिए। बाबा की मशहूर पंक्तियाँ थीं कि छात्रों के खून का चस्का लगा आपको, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को, इंदू जी क्या हुआ आपको। एक कवि के तौर पर इन पंक्तियों को आप किस परिदृश्य में देखते हैं? क्योंकि ये भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को समेटे हुई थी, तीनों पर करारा प्रहार थी, और वो तीनों प्रहार कहीं ना कहीं कांग्रेस के मूल पर हो रहे थे। आप कांग्रेस में भी हैं और एक कवि भी हैं। इन पंक्तियों को कैसे संभालेंगे अंकित पांडे? नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर के उभरते हुए छात्र नेताओं में शुमार श्री अंकित पांडे टाइगर जी। टाइगर इनका उपनाम बहुत दिलचस्प है और उससे भी दिलचस्प है इनके राजनीतिक जीवन की कहानी। तो आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। चलिए, जुबान पर लगे तालों को हटाते हैं और आपको रूबरू कराते हैं श्री अंकित पांडे से। नमस्कार पांडे जी, स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों के लिए सबसे पहले चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें। जी, मेरा शुभ नाम अंकित पांडे है जी। और मैं वर्तमान में डीएवी डिग्री कॉलेज से परास्नातक का छात्र हूँ जी। और बस भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से जुड़ा हुआ हूँ जी। और उसका वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष हूँ। आपका उपनाम टाइगर है, ये आपका टाइगर उपनाम कैसे पड़ा? देखिए, इस नाम के पीछे भी एक बड़ा रुचिकर कहानी है जी। चूँकि जब हम नया गोरखपुर में आए थे तो सबकी एक अलग पहचान थी और एक पहचान की तरफ सब दौड़ रहे थे। चूँकि जब पहली बार ग्रामीण क्षेत्र से लड़का चल के शहर की तरफ आता है तो वो शहर के ग्लैमर में कहीं खो जाता है। जी। तो उसी ग्लैमर का खुमार था और तब तो छात्र राजनीति से उतनी रूबरू नहीं था मैं छात्र राजनीति से। तो अपने आप को सबसे यूनिक बनाने के लिए, चूँकि किसी के पास भी जाने पे अपना नाम बताने पे तो हमारे नाम के हज़ारों मिल जाते थे जी। तो अपने आप को यूनिक बनाने के लिए हमने इस उपनाम का प्रयोग किया और चूँकि जब से प्रयोग किया उसके बाद से ये हमारे जीवन का ही प्रायोगिक हिस्सा बन गया तो ये चल रहा है। चलिए, छात्र राजनीति की बात हुई है। आपने बताया कि आप NSUI से जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस का एक छात्र संगठन है। NSUI के साथ आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? चूँकि जब हम महाविद्यालय के अंदर प्रवेश किए और महाविद्यालय से जुड़ने के बाद महाविद्यालय की कुछ ऐसी समस्याएं रहती थी जिन समस्याओं का निदान हमारे महाविद्यालय प्रशासन मतलब करती नहीं थी, तो उन महाविद्यालय के समस्याओं को लेकर हमें विश्वविद्यालय तक आना पड़ता था। तो चूँकि विश्वविद्यालय में हमसे सीनियर छात्र नेता रहे, उनके संघर्षों को देखा गया और उनसे सीखा गया। तो उन्हीं की कॉपी करने की कोशिश करते करते और चूँकि अब अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमें एक संगठन की ज़रूरत पड़ने लगी। तो जो संगठन हमारी विचारधाराओं से मेल खा रही थी तो उस समय मुझे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन दिखी, तो मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से मुतासिर होकर उसको मैंने ज्वाइन कर लिया। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन में आप हैं और कांग्रेस का एक छात्र विंग है, तो ऐसे में कांग्रेस के नेताओं के आदर्शों पर आप लोग चलते हैं। एक छात्र नेता होने के नाते आपको कांग्रेस के नेताओं से कितनी प्रेरणा मिलती है, जो पहले के लीडर रहे हैं या जो वर्तमान के लीडर हैं? जी, पहले के लीडरों से तो हमें वर्तमान में भी प्रेरणा मिलती रही है जी। क्योंकि जो पहले के नेता थे जी, उन्होंने भारत की गुलामी को देखा था और भारत में राजनीति किस प्रकार से होनी चाहिए। अब तो राजनीति सत्ता भोग के लिए हो रही है जी। तब राजनीति भारत को एक सशक्त बनाने के लिए राजनीति होती थी और नेता मतलब बनना मतलब बहुत संघर्ष का काम होता था। और पहले के लोग
सदन में बोलते हो या सदन के बाहर बोलते हो, तो उनके भाषण में या उनके वक्तव्य में हमें ऐसा कुछ जुनून मिलता था जिससे मुतासिर हो कि आज का युवा अगर उनके पद चिन्हों पर चलने का मात्र कोशिश मात्र करे तो आज के रूप में वो एक बड़ा जननायक बन के उभरेगा। जननायक की बात हुई है तो हम लोकनायक की बात करते हैं। आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी भारत का या पूरे विश्व का सबसे बड़ा छात्र नेता यदि कहा जाए तो उन्हें कहा जाता है, और उनका आंदोलन, भारत का पहला छात्र आंदोलन कांग्रेस की ही सरकार के खिलाफ शुरू हुआ था, इंदिरा जी के खिलाफ शुरू हुआ था। ऐसे में एक छात्र नेता के तौर पर कांग्रेस के विचारों को आत्मसात कर पाना कितना मुश्किल होता है? देखिए, मुश्किल छात्र नेता के रूप में करना तो है, लेकिन छात्र नेता जब भी कोई आंदोलन कर रहा हो या करता हो तो प्रशासन और सरकारें हमेशा उसके विमुख ही रहेंगी जी। तो अगर हम माननीय लोकनायक जी को एक छात्र नेता के रूप में आदर्श मानते हुए अगर बात करें तो उस समय किसी की भी सत्ता रही होती तो वो उसका विरोध करती, और कोई ख़ास वजह नहीं है। और कोई ख़ास वजह नहीं है क्योंकि आप कवि हैं, कांग्रेस से आप जुड़े हुए हैं। देश के प्रख्यात कवियों की जब बात आती है तो बाबा नागार्जुन का जिक्र वहाँ पर अवश्यंभावी हो जाता है। बाबा की मशहूर पंक्तियाँ थीं कि छात्रों के खून का चस्का लगा आपको, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को, इंदू जी क्या हुआ आपको। एक कवि के तौर पर इन पंक्तियों को आप किस परिदृश्य में देखते हैं, क्योंकि ये भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को समेटे हुई थी, तीनों पर करारा प्रहार थी, और वो तीनों प्रहार कहीं ना कहीं कांग्रेस के मूल पर हो रहे थे। आप कांग्रेस में भी हैं और एक कवि भी हैं, इन पंक्तियों को कैसे संभालेंगे अंकित पांडे? पंक्तियाँ किसी भी कवि की हो, कवि हो, छात्र हो या मीडिया के बंधु हो, ये हमेशा छात्रों के विपक्ष के रहे हैं, और हर कवि को सरकारों की जो खामियां रहती है उसको निष्पक्ष होकर लिखना चाहिए। एक कवि के रूप में मैं मानता हूं कि मान्यवर की पंक्तियां उस समय की सर्वश्रेष्ठ रचना थी और होनी चाहिए, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर भी हमारे संसद में रहते हुए भी अपने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का संसद में विरोध करते थे। तो एक कवि के होने के नाते ये कवि धर्म है हमारा कि हम हमेशा सरकारों के विमुख रहें। कवि धर्म है आपका कि सरकारों के विमुख रहें, और राजनीति आप कर रहे हैं यानी कि सदन की सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में क्या अंकित पांडे जब सदन में जाएंगे तो कवि धर्म निभा पाएंगे? बिल्कुल 100% निभाया जाएगा। हमारे दिनकर ने, हमारे पूर्वजों ने निभाया है तो हम क्यों नहीं निभाएंगे। पूर्वजों की बात आई है तो आपके थोड़ा सा राजनीतिक पूर्वजों की बात कर लेते हैं, चूँकि आप छात्र राजनीति में हैं और आपके सरकारों का छात्रों के प्रति जो रुझान है वो बिल्कुल भी छात्र हित में तो नहीं कहा जा सकता है। पहला आंदोलन वहीं शुरू हुआ, सबसे बड़े छात्र नेता को अत्यधिक प्रताड़ित किया गया। मुझे लगता है कि उसका दशांश भी वर्तमान छात्र नेता नहीं झेल पाएंगे। इसके बाद कवि के तौर पर भी कवियों ने बहुत विरोध किया है आपकी सरकार को। ऐसे में एक कवि होकर के उसी दल में होना, एक छात्र नेता होकर के उसी दल में होना, क्या छात्र नेता के जो पूर्वज हैं, छात्र नेताओं के जो पुरोधा हैं या कवियों के जो पुरोधा हैं, वो अंकित पांडे को सपने में आकर ये सवाल नहीं पूछते? बिल्कुल पूछेंगे अगर अंकित पांडे कहीं गलत होंगे जी। जो भी पूर्व में छात्र आंदोलन हुए जी, लेकिन वो फिर आगे चल के कहीं ना कहीं किसी भी राजनीति का शिकार हो गए। जी। जो भी छात्र आंदोलन हुए उसके बाद से उनका राजनीतिकरण हो गया, कई संगठन बन गए, उनके नाम पे राजनीति चमक गई, कई राजनीतिक पार्टियां बन गई जिसके बदौलत आज की राजनीति चल रही है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पहला छात्र आंदोलन हुआ था, मैं मानता हूँ कि उसकी उपज कई नेता हुए जो बड़े लेवल पर पहुँचे, लेकिन पहला छात्र आंदोलन हुआ था वो सफल भी रहा, सरकार के खिलाफ था। कितना भी सरकार ने झुकाया, लोकनायक झुके नहीं थे, और वो महज एक मेस में घटिया भोजन मिलने को लेकर के हुआ था। तो ऐसे में आप ये कैसे कह सकते हैं कि आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया? जी बिल्कुल हुआ, मैं बता रहा हूँ, चूँकि आंदोलन सफल हुआ लेकिन आगे चल के उस छात्र राजनीति से जो पनपे, मुझे लगता है कि एक आंदोलन का सफल होना ही उसकी समाप्ति होती है। ऐसे में आगे चल के उस आंदोलन से पनपे हुए युवा क्या करते हैं, इसके लिए वो स्वतंत्र होंगे। इसके लिए आप आंदोलन को या लोकनायक को दोषी नहीं ठहरा सकते। मैं किसी को दोषी, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को दोषी ठहरा सकूं, लेकिन जहां तक मुझे उस घटना पे जानकारी है मैं उसको बता रहा हूं कि अभी वो सफल हुआ या नहीं हुआ इस पर कुछ कहा नहीं जैसे, तो क्योंकि उस समय की सरकार ने अपनी गलती मानी और माननीय लोकनायक से जाके तत्कालीन प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुलाकात की थी जी। और उसके बाद से उसी आंदोलन का फ़ायदा उठा के, जैसे 2011 के आंदोलन को आप ले लीजिए, अन्ना आंदोलन के, उसमें भी छात्रों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, फिर उसका राजनीतिकरण हो गया, उसकी एक पार्टी बनी आज देश की राजनीति में सक्रिय रूप से भूमिका निभा रही है। तो उसी कहीं ना कहीं मुझे लगता है, व्यक्तिगत रूप से लगता है कि माननीय लोकनायक का जो छात्र आंदोलन था वो भी कहीं ना कहीं भविष्य में जाके राजनीति का शिकार हो गया। आंदोलन राजनीति का शिकार हो जाते हैं अक्सर, ये मैं मानता हूं, लेकिन लोकनायक के आंदोलन की बात करें तो इसको परे रखा जाए, क्योंकि आंदोलन वो सफल हुआ था, सरकार को झुकना पड़ा था और मांगे पूरी तरीके से मानी गई थी। खैर, जो आपने अन्ना आंदोलन की बात की है, अन्ना आंदोलन से बहुत सारे लोगों ने फ़ायदे उठाए थे, लेकिन जो राजनीतिकरण कह रहे हैं उसका सबसे ज़्यादा लाभ तो आप ही की पार्टी को मिलेगा, क्योंकि उन्हीं की सरकार के विरोध में आंदोलन शुरू हुए और आपकी पार्टी ने उन्हीं से पहला गठबंधन भी किया था। ऐसे में अंकित पांडे कैसे कह सकते हैं कि आंदोलन का राजनीतिकरण हुआ? बिल्कुल राजनीतिकरण हुआ। लोकनायक के राजनीति के बाद से फिर इमरजेंसी लगी और उसके बाद से फिर 1977 में चुनाव हुए। अन्य विचारधाराओं की संगठनों को मिला के 1977 में जनता पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ा गया और जो भविष्य में चल के टूट गई, जबकि ऐसी विचारधाराओं की पार्टियों के साथ गठबंधन हुआ था जिनकी आपस में कोई मेलजोल ही नहीं थी। बिना मेलजोल के उस समय राजनीति करने के लिए मात्र अन्य विचारधाराओं से समझौता करके देश में चुनाव लड़ा गया और जो हुआ उसके आगे सबको पता है कि सरकार 2 साल भी नहीं चल पाई। ये तो अभी भी हो रहा है, आपकी भी पार्टी करती है। कर्नाटक में आप देख सकते हैं फ्यूज बल्बों की झड़ी लगी हुई थी। उत्तर प्रदेश में हाथ साइकिल को चलाने की कोशिश कर रहे थे, विफल भी हुए उसमें, ये मैं मान नहीं रहा हूँ, ये इनकार नहीं कर रहा हूँ, ये मैं मान रहा हूँ। लेकिन आप इसके लिए किसी और को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? ये तो वही बात हुई कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम अभी भर दे तो हो जाते हैं बदनाम। बस उसी शेर को मैं आपसे पुनः आप ही की भाषा में बोल दूं कि जो उदाहरण हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है कि विभिन्न विचारधाराओं के रहने के बाद से अगर कहीं ऐसा लगता है कि हाँ, अगर देश हित की बात है या समाज कल्याण की बात है तो हमें विभिन्न विचारधाराओं के होने के बावजूद भी हमें एकत्र होना चाहिए। तो उस उदाहरण को प्रस्तुत किया गया, चूँकि उस समय विभिन्न विचारधाराओं के होने के बाद भी व्यक्तिगत राजनीति के लिए वो गठबंधन किया गया था और अब की जो गठबंधन है वो देश विरोधी ताकतों को हराने के लिए गठबंधन की जा रही है। गठबंधन की यहाँ पे बात आई है, आप कह रहे हैं विभिन्न विचारधाराओं को देश हित में मिलाने के लिए एक आंदोलन जो आप ही के खिलाफ शुरू हुआ हो और फिर आप ही के लोग उसी आंदोलन के मुख्य लोगों से जाकर के गठबंधन कर लें, इसे आप कैसे कह सकते हैं कि यह व्यक्तिगत राजनीति नहीं है? जी बिल्कुल व्यक्तिगत राजनीति नहीं थी। जिन्होंने गठबंधन करा आगे चल के उन्होंने पार्टी से टूट भी कर ली। तो ये आप मानते हैं कहीं ना कहीं ये आपकी पार्टी की भूल थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी पार्टी की कोई भूल नहीं थी। और चूंकि मैं एक छात्र नेता की हैसियत से कहूँ तो वो आंदोलन सही था और मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कहूँ तो वो आंदोलन गलत था। तो यहाँ पर दोनों बातें अंकित पांडे कैसे कह सकते हैं, चित भी मेरा पट भी मेरा? तो ये राजनीति कैसे चलेगी भाई? जनता के भी कुछ विचार होते हैं। एक आम नागरिक के होने के नाते कहूँ तो कुछ हिस्से सही हैं, कुछ हिस्से गलत हैं। मैं कौन सा हिस्सा सही है? आंदोलन तक तो ठीक था जी, लेकिन आंदोलन के बाद उसका जो राजनीतिकरण हुआ वो गलत था। राजनीतिकरण को अन्ना ने कहीं ज्वाइन नहीं किया, उनके आंदोलन ने नहीं ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया था। अन्ना आंदोलन की उपज ही है आपके, मैं किसी संगठन का नाम नहीं लूँगा, अन्ना आंदोलन का उपज है। उन्होंने आंदोलन की कोख को बाज बना दिया। अब कम से कम सैकड़ों साल तक कोई भी माएँ अपने बच्चों को नहीं भेजेंगी आंदोलन के लिए। जहाँ तक आपने आंदोलन के बाद से कही, आपके गठबंधन की जो सरकार बनी थी वो लगभग 49 दिनों की रही थी, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपका गठबंधन गलत था? देखिए, अगर हमारी गठबंधन 49 दिनों की सरकार रही तो 1979 के बाद से जब कांग्रेस देश में कांग्रेस की सरकार नहीं रही, उसके बाद प्रधानमंत्री ऐसे बदल रहे थे जैसे फ्यूज़ बिल्बों की झालर। तो ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार सिर्फ 49 दिन चली या 59 दिन चली, तो सरकारें तो अन्य विचारधाराओं से गठबंधन, अटल जी की सरकार कितने दिन चली गठबंधन करने के बाद से? तो सरकारें तो बदलती रहती थी गठबंधन करने के बाद भी, और हमारी पार्टी ने लंबे समय तक इस देश पे काम किया है, लोकतांत्रिक रूप से काम किया, चुनाव जीत कर इस देश पर काम करने का काम किया है और आगे भी उसी विचारधारा पे, चुनाव लोकतंत्र पर विश्वास रखते हुए आगे का कार्य करेगी हमारी संगठन। लोकतंत्र पे विश्वास रखने की यहाँ पे बात आई है, तो पहले भी आपने आपातकाल की बात की थी। मैं जानना चाहूँगा कि आपातकाल लोकतंत्र के हित में कैसे था? आपातकाल लोकतंत्र के हित में कम से कम वो घोषित आपातकाल था।
वर्तमान के परिवेश से अगर हम उसकी तुलना करें तो इस समय तो अघोषित आपातकाल चल रहा है। आज भी हमारे बहुत सारे ऐसे कवि हैं, पत्रकार हैं जिनको खुल के बोलने नहीं दिया जाता है। अगर खुल के बोलते हैं तो उन्हें देशद्रोही कह दिया जाता है। कोई मुस्लिम अगर इस देश में अपने हक की बात करता है उसे पाकिस्तानी घोषित कर दिया जाता है। किसान अगर आंदोलन करता है उसे खालिस्तानी घोषित कर दिया जाता है। तो आज तो अघोषित आपातकाल है, कम से कम उस समय तो घोषित आपातकाल था जो लोकतंत्र के दायरे में आता है, और आज तो अघोषित आपातकाल लगा के लोकतंत्र की सरेआम हत्या की जा रही है। ये आप आपातकाल को सही ठहराने के लिए कह रहे हैं। देखिए, सरकार का मैं पक्ष नहीं रख रहा हूँ, लेकिन सरकार ने कहीं ऐसी घोषणा नहीं की है। और बाकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल किसी कवि के लिए नहीं होती, कहीं पे किसी और देश के झंडे फहराए जाने के लिए, अलगाववादी झंडे लगाने के लिए नहीं होती अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वो जनता की भी तो भावनाएं होती हैं। यदि आप ये महात्मा गांधी के विचार थे कि मनचाहा बोलना है तो अनचाहा सुनने के लिए आप तैयार रहिए। तो क्या आप सरकार को दोषी कह के, या जो लोग बोलना चाहते हैं उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, कोई कुछ क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया देना चाहता है तो उन्हें आप कोई संज्ञा दे करके उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, हम उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग बोलना चाह रहे हैं इस देश में, आप उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं सत्ता के दम पे? आप अभी पंचायत चुनाव का वो ले लीजिए, अब जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव सरकार के गुंडाई के बल पे, आप गोरखपुर में उदाहरण ले सकते हैं। किसी संगठन के कार्यकर्ताओं को नामांकन नहीं करने दिया गया, गुंडाई के बल पे आपने काम किया है और लोकतंत्र की हत्या की है। अभिव्यक्ति की आज़ादी है कहाँ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी हर जगह है। जैसे कि आपने कहा कि कोई कवि पढ़ता है तो वो पढ़ तभी पाता है जब अभिव्यक्ति की आज़ादी है देश में। कोई आंदोलन करता है तो आंदोलन इतने समय से इसी वजह से चल पा रहा है क्योंकि देश में लोकतंत्र है। और जहाँ तक आपने गोरखपुर में होने वाली घटना की बात की, मैं उस घटना का तनिक भी समर्थन नहीं कर रहा। मैंने अपने चैनल के माध्यम से खुले तौर पर उसकी आलोचना की थी, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2014 में भी ऐसी घटना हुई थी। 2014 की घटना की पुनरावृत्ति हुई है। और चेतना पांडे जी की पंक्तियों को मैं कोट करना चाहूँगा कि सिर्फ झंडों का रंग बदला है, राजधानी में कुछ नया क्या है। तब आलम यह था कि सरकार जिसकी थी उसने नामांकन नहीं करने दिया था, गेट पर उनके कार्यकर्ताओं का कब्जा था और इनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई थी। वही दोहराया गया है, इतिहास ने खुद को दोहराया है। ऐसे में अंकित पांडे सरकार को गलत कहाँ से कह सकते हैं? जैसे मेरी एक गज़ल का एक मुक्तक है जी कि हमारे मालिक ने नए दर्द का ईजाद किया है जी, अपनी मनमानी चलाकर हम मजलूमों को बर्बाद किया है जी और सारे शहर में खुद आग लगाकर पानी बांटता है। जी। देखो इस मदारी वाले ने हमसे क्या अच्छा मजाक किया है। चलिए, इसी पर मैं राहत इंदौरी जी की दो पंक्तियां पढ़ना चाहूँगा कि जहाँ से गुजरो धुआं उड़ा दो, जहाँ भी ठहरो बवाल कर दो, तुम्हें सियासत ने ये हक दिया है कि हरी ज़मीनों को लाल कर दो। वकील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, अपील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। तो ये खाली आपकी मनमानी कैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप इसे कह सकते हैं? नहीं तो हमारी मनमानी कहाँ, हम कहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे नेहरू जी उस समय प्रस्तुत करते हैं सदन में जब रामधारी सिंह दिनकर चीन से हारने के बाद से भरी सदन में नेहरू का अपमान करते हैं और कविता पढ़ते हैं नेहरू के खिलाफ। उस समय नेहरू जी उस वर्तमान के मुख्यमंत्री थे और उस समय माननीय दिनकर जी सांसद थे, लेकिन भरी लोकसभा के अंदर माननीय दिनकर जी ने नेहरू जी को कोट करके वो पंक्तियाँ पढ़ी थी। तो उस समय तो हमने अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है उसमें कहीं भी रोड़ा नहीं अटकाया। आज अगर हम बोलने की कोशिश करते हैं तो सरकार चाहे पुलिस के दम पे या प्रशासन के दम पे किसी भी माध्यम से डरा के धमका के हमारी आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। हो सकता है हमारी इंटरव्यू देखने के बाद से हमारे ऊपर भी मुकदमा लगा दिया जाए। नहीं, आपके ऊपर मुकदमा लगे या हमारे ऊपर मुकदमा लगे, मुकदमों से डरकर राजनीति नहीं होती है या पत्रकारिता मुकदमों से डर करके नहीं होती है, ये मैं मानता हूँ। आप हमें ये बताइए कि जो लोग बोलते हैं, जनता उस पर यदि प्रतिक्रिया देती है, कोई भी व्यक्ति उस पर प्रतिक्रिया देता है तो उसे आप लोग एक विशेष संज्ञा दे देते हैं कि भाई ये तो इस पार्टी के समर्थक हैं। तो ये कहाँ तक उचित है कि आपके मुंह से जो निकले वही सदाकत है? हमारे मुंह में आपकी जबान थोड़े है। पूरा देश आपकी विचारधारा से नहीं चल सकता। यदि चलता तो आप सत्ता में बैठे होते। तो जो देश का बहुमत चाह रहा है, यदि आप उसके खिलाफ बोलेंगे तो आपको आलोचनाएं सुननी पड़ेंगी। तो उन आलोचनाओं को आप एक ऐसे कह सकते हैं कि यह सरकार द्वारा प्रायोजित है। जनता ने तो रोशनी की एक किरण मांगी थी जी, बादशाह ने कहा चलो जंगल में ही आग लगा दो।
जी। तो बस उसी प्रक्रिया पे काम हो रही है। हमने कभी नहीं कहा कि कोई व्यक्ति विशेष अगर बोलता है तो इस संगठन विशेष का है। आम आदमी की आवाज़ हमारी संगठन तब भी करती थी, अब भी करती है। अगर हमारी संगठन ऑडी में चलने वाली व्यक्ति की बात करती है तो रोड पे चप्पल पहन के चलने वाली व्यक्ति की भी बात करती है। अगर हमारी संगठन 5 स्टार में बैठ के खाना खाने वाले व्यक्ति की बात करती है तो ज़मीन पर छीट कर खाना खाने वाले की भी बात हमारी संगठन करती है। और हमने हमेशा आम आदमी की आवाज़ बनने की कोशिश की है। आपको उदाहरण में बता दूं कि हाथरस में जो कांड हुआ था, उस कांड के बाद से हमारे राष्ट्रीय नेता और राहुल जी प्रियंका जी को मिलने नहीं दिया गया था, लेकिन उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए अपने दम पे राहुल जी और प्रियंका जी, जबकि देश का एक वरिष्ठ, मैं नाम नहीं लूँगा, देश का एक अखबार वो एक बार निकालता है कि उसके साथ रेप नहीं हुआ उस पीड़िता के साथ, और फिर जब उस जांच सामने होती है, जांच होता है तो पता चलता है कि हाँ रेप हुआ है। तो कुछ समर्थक किसी संगठन विशेष के कहते हैं कि वो इस जांच से क्यों उसका भाई कह रहा था कोई जांच की मांग हुई थी तो उसके भाई ने कहा नहीं, मुझे इस पर विश्वास नहीं, सीबीआई जांच हो जाए। तो उसी संगठन के कुछ विशेष लोगों ने उसका विरोध किया था कि अगर ये गलत नहीं होते तो उस जांच की क्यों मांग करते, और जब जांच हुई तो उस मामला सामने आया, उसको दबाया जा रहा था। तो हम तो शुरू से ही जनता की आवाज़ हैं और जनता की बात हमेशा करते रहेंगे। आप जनता की बात करते हैं, लेकिन रिंकू शर्मा के घर पे प्रियंका जी राहुल जी नहीं जाते हैं, टिहरी बॉर्डर पर प्रियंका जी राहुल जी नहीं जाते हैं। ऐसा भेदभाव क्यों होता है राजनीति में? बिल्कुल, अगर राहुल जी प्रियंका जी नहीं जा पाते हैं तो हमारे संगठन के कोई ना कोई कार्यकर्ता जरूर। आपके संगठन के मैं कार्यकर्ताओं को बताना चाहूँगा अपने मीडिया चैनल के माध्यम से, किसी ने एक ट्वीट करके, आपके जितने भी बड़े नेता हैं, एक ट्वीट करके इस घटना की निंदा करने की जहमत नहीं उठाई थी। ट्वीट करने की क्या बात करते हैं? आपके पार्टी के सांसद तक मरते हैं तो आपका मुख्यमंत्री सुध नहीं लेता तो आप ट्वीट की बात करते हैं। देखिए, मेरा ट्वीट पे विश्वास नहीं रखते, हम ट्वीट पे विश्वास नहीं रखते हैं। हम जनता के सामने जमीन पे जाके काम करने का काम करते हैं, ट्वीट से नहीं। और उस समय वहाँ के जिलाध्यक्ष उनसे जाके मिले होंगे, निश्चित रूप से मिले होंगे। अभी मुझे इस घटना की जानकारी नहीं। मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो आपने कहा कि आपका मुख्यमंत्री, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि वो केवल मेरा ही मुख्यमंत्री नहीं है, वो आपके भी मुख्यमंत्री हैं। और जो भी लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, जनता का मत है तो उन्हें मानना चाहिए। खैर, आगे थोड़ा सा चर्चा को बढ़ाते हैं। आपने कहा कि आपका संगठन ऑडी में चलने वालों की बात करता है तो सड़क पर चलने वालों की भी बात करता है, लेकिन आपके संगठन में चलती हमेशा एक ही परिवार की क्यों है? ऐसा कुछ नहीं है, आप इतिहास उठा के देख लें। बिल्कुल, मैं इतिहास की ही बात कर रहा हूँ। या तो प्रधानमंत्री या तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये हमेशा आप ही की पार्टी, एक ही परिवार के होते आए हैं आपकी पार्टी में। ऐसा क्यों होता है? पार्टी अध्यक्ष जो भी बनता है वो पार्टी के सर्वसम्मत से बनता है जी। और हमारे पार्टी का एक लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है अध्यक्ष चुनने की। कुछ पार्टी के नेता अगर बोलना चाहते हैं उनके विरोध में तो उन्हें पार्टी से बाहर भी निकाल दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल, गुलाम नबी आज़ाद इसका उदाहरण है। चिट्ठी ग्रुप के तमाम नेता वो खुल के बोल नहीं पाते हैं, आपकी पार्टी में चिट्ठियों से बात होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कुछ नहीं, ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। तो उन्हें किनारा क्यों कर दिया जाता है पार्टी से? किसी भी नेता को हमारे संगठन से किनारा नहीं किया गया है। ये आप 2022 में चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसे में अंकित पांडे की भूमिका क्या रहने वाली है अपनी पार्टी के लिए? संगठन के ऊपर से जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा 100% तन मन धन से संगठन के लिए लगा जाएगा। तन मन धन से यहाँ पर आपने बात की, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आप आते हैं। क्या आपको लगता है कि पार्टी में केवल धन वाले कार्यकर्ताओं को ही तरजीह दी जाती है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बता दूं। एक बार एक जंगल में आग लगी हुई थी जी। और एक छोटी सी चिड़िया बगल की नदी से जाती थी और अपने चोंच में पानी भर के लाती थी, उस जंगल में बुझाने का कार्य करती थी। और उसके प्रक्रिया को एक बाज कभी से देख रहा था। बाज ने चिड़िया से सवाल किया कि रे चिड़िया, तू इतनी छोटी है और ऐसा बार बार करने से क्या जंगल का आग बुझ जाएगा? तो चिड़िया ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। चिड़िया ने कहा कि मेरे ऐसे करने से जंगल की आग बुझेगी नहीं, लेकिन हाँ, जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो जंगल के इतिहास में मेरा नाम जंगल में आग लगाने वालों में नहीं, जंगल में आग बुझाने वालों के लिए लिखा जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं हमारे संगठन के अंदर। संजय जी के समय में देख लीजिए, राजीव जी के समय में देख लीजिए, जो अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो उन्होंने बाइक बेच के और राजनीति का सफ़र शुरू किया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ धन वालों की सुनी जाती है। हम ज़मीन के कार्यकर्ता हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, फिर भी हमें संगठन में पूरा सम्मान है। और जो भी ज़मीन से उठे, या मैंने बताया पूर्व में भी कहा, चाहे ऑडी से हो या ज़मीन का हो, हम सबकी बात करते हैं। तो ये थे हमारे साथ गोरखपुर से युवा कवि और NSUI के जिला उपाध्यक्ष अंकित पांडे टाइगर। होती रहेंगी इनसे मुलाकातें, क्योंकि ये चर्चा अधूरी है।
अभी भी इस पर रोशनी नहीं गई कि जंगल में वो आग किसने लगाई थी। हम अपने तमाम दर्शकों से यह निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। बाकी देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।